वेलकम फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रिंटिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपके हैं इसमें, और इसमें अवेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन्हीं की ये सीरीज़ है। तो आपको ध्यान से देखना है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी रहेगी। देखिए बहुत से कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम की या प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई बुक्स है क्या। तो दोस्तों बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन स्टोर पे जाके भी ख़रीद सकते हैं और ऑफलाइन स्टोर पे भी जाके ख़रीद सकते हैं। अगर आपको बुक से पढ़ने का मन है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पर मोस्टली मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम जो है 4 दिसंबर से स्टार्ट हो जाने वाले। एसपीपी हैदराबाद की नोटिफिकेशन आ गई है जो 4 दिसंबर से आपका 4 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, या आपका 4 दिसंबर को एसपीपी हैदराबाद का एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन की सीरीज जो मैं लेके आ रहा हूँ, ये थोड़ा सा नया सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे जो स्पेसिफाइड क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। और एक एज अ रिवीजन, इसके साथ साथ मैं एक रिवीजन कोर्सेज भी लेके आऊँगा जो आपको बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो भी मैं लेके आ रहा हूँ, इसके बहुत सारे पार्ट्स लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं कवर अप कराऊँगा ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चंस जो भी सीरीज़ में करा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिथोग्राफी वॉज इन्वेंटेड बाई इन 1798। देखिए जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसमें एक से क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पर एक आंसर आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर लिथोग्राफी पूछेगा कि लिथोग्राफी कब इन्वेंट हुई, किस ईयर में हुई, तो 1798 यहाँ पर एक ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि किस ईयर में इन्वेंट हुई, तो आप लगा सकते हैं कि 1798। लेकिन अभी यह पूछ रहा है कि किसने इन्वेंट की, किसने खोजा लिथोग्राफी का आविष्कार के द्वारा, मतलब किसके द्वारा 1798 में किया गया था। देखिए कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्म में उनको वीडियोस चाहिए, तो मैंने उनको वीडियो प्रोवाइड किए हैं। एक्चुअली थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता है, इसलिए मेरे प्रॉपर वीडियोस भी नहीं आए थे, पर अभी मैं प्रॉपर वीडियोस आपको दे रहा हूँ। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए, आपकी वैकेंसी जो है आप उसकी सीट को क्लियर करिए, और आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन ए है, एलोइस सेनेफेल्डर हैं, उन्होंने लिथोग्राफी को इन्वेंट किया, लिथोग्राफी का आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि द सरफेस इज ट्रीटेड the surface is treated with a that is soaked into the image area but avoided the H2O treated non image area। कह रहा है सतह को एक से उपचारित किया जाता है। एक किस चीज़ से उपचारित किया जाता है, जो छवि क्षेत्र में भिगोया जाता है, लेकिन एक H2O उपचारित गैर छवि क्षेत्र से बच जाता है। H2O मतलब वाटर। H2O का मतलब आप जानते हैं ना, बहुत सारे अगर साइंस के स्टूडेंट हैं ना तो वो जानते होंगे H2O का मतलब क्या क्या कह रहा है कि H2O से नहीं नहीं ट्रीट किया जाता, नहीं भिगोया जाता है ना, और गैर छवि क्षेत्र से बचा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस रहने वाला है ना, इसको कहते हैं गैर ध्रुवी स्याही या नॉन पोलर इंक बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा, नॉन पोलर इंक जो होती है, नॉन पोलर इंक से इसको ट्रीट किया जाता है। सरफेस को किससे ट्रीट करते हैं, नॉन पोलर इंक से। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि नॉन पोलर इंक से सरफेस को ट्रीट करते हैं, सोक करते हैं इमेज एरिया को, जिसमें अवॉइड करते हैं वाटर को, H2O। देखिए अगर वाटर भी लिख सकता था ना, पर वहाँ पर आपको लिख दिया H2O। तो इससे आप अगर क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं ना, याद करना चाहते हैं, तो जहाँ आप देखिए कि H2O ट्रीटेड नॉन इमेज एरिया आ रहा है, तो उसका आंसर होगा गैर ध्रुवी स्याही या नॉन पोलर इंक। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द H2O solution utilized to prevent printing in non-print area is called the, कह रहा है गैर प्रिंट क्षेत्रों में छपाई को रोकने के लिए उपयोग किया जाने वाला H2O समाधान को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, H2O सोल्यूशन क्या है, मतलब वाटर सोल्यूशन है ना। तो यूटिलाइज टू प्रिवेंट प्रिंटिंग इन नॉन प्रिंटेड एरिया, तो नॉन प्रिंटेड एरिया पे उसको प्रोवाइड किया जाता है, उपयोग किया जाता है तो रोकने के लिए, क्या, गैर प्रिंट क्षेत्रों में छपाई को रोकने के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, लेज़र सोल्यूशन, इलेक्ट्रोफोटो कॉपी सोल्यूशन, फाउंटेन सोल्यूशन या डाई सोल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, ये 3 का आंसर सी है, फाउंटेन सोल्यूशन, ये राइट आंसर होगा। फाउंटेन समाधान या फाउंटेन सॉल्यूशंस बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। फाउंटेन सॉल्यूशन यूज किया जाता है किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए, गैर प्रिंट क्षेत्रों में छपाई को रोकने के लिए जो H2O सॉल्यूशन है वो यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों कि लेज़र प्रिंटिंग मेथड इज समटाइम कॉल्ड प्लेनोग्राफिक प्रिंटिंग सिंस द इमेज एंड नॉन इमेज एरिया आर इन द सेम प्लेस। देखिए, ट्रू फॉल्स से भी 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ कह रहा है कि लेज़र प्रिंटेड पद्धति को कभी कभी प्लानोग्राफिक प्रिंटिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लेज़र प्रिंटिंग, देखिए अभी यहाँ एक क्वेश्चन और बन गया। एक क्वेश्चन क्या बना कि लेज़र प्रिंटिंग मेथड को कभी कभी प्लेनोग्राफिक प्रिंटिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि छवि और गैर छवि क्षेत्र एक ही तल में होते हैं। तो ये क्या राइट है या रॉन्ग है, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, क्या कह रहा है कि लेज़र प्रिंटिंग मेथड को समटाइम प्लेनोग्राफिक मेथड कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ नहीं है, इसको कहते हैं रॉन्ग आंसर, ये रॉन्ग है, इसको फॉल्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो अपन लेज़र प्रिंटिंग मेथड को प्लेनोग्राफिक मेथड नहीं कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द सिस्टम यूटिलाइज टू अप्लाई द H2O सोल्यूशन टू द प्लेट सरफेस इज कॉल्ड द, प्लेट की सतह पर H2O घोल को लागू करने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रणाली को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं, वो अगर H2O को पढ़ेंगे ना तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसे टफ लगेगा। पर यहाँ ध्यान रखिए, H2O का मतलब पानी का सोल्यूशन है ना, सिर्फ रॉ वाटर या DI वाटर, जैसे DM वाटर या डीमिनरलाइज वाटर, इनकी बात कर रहा है उसके सोल्यूशन को, कि प्लेट की सतह पर H2O घोल को लागू करने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है H2O हीटिंग सिस्टम। अब देखिए, इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। H2O सोल्यूशन है और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं किस पे, अप्लाई कर रहे हैं प्लेट सरफेस पे, तो उसको कहते हैं H2O हीटिंग सिस्टम। इसको बिल्कुल सिंपल से याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, द प्लेट सरफेस इज ऑफ्टन अ विथ प्लेट wrapped tightly around a cylinder every time the cylinder rotate a copy can be made। जैसे प्लेट की सतह अक्सर एक पतली प्लेट होती है जो एक सिलेंडर के चारों ओर कसकर लपेटी जाती है। हर बार सिलेंडर के घूमने पर उसकी नकल की जा सकती है, नकल छप जाती है ना। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि कौन सी प्लेट जो होती है, जो पतली प्लेट होती है, वो किसकी बनी होती है और घूमती सिलेंडर के चारों ओर कस के, और उसकी जो प्रतिरूपी है वो प्लेट पे छप जाती है, उसकी कॉपी, है ना। तो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है और उसमें पूछ रहा है कि वो प्लेट जो है वो किसकी बनी होती है, मतलब किस मेटल की बनी होती है। जैसे यहाँ 4 हैं, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम या एल्युमिनियम। देखिए दोस्तों, पहले तो 2 मेटल आपको पता करने की, एल्युमिनियम और कॉपर। अब इसमें से आपको एलिमिनेट करना है कि कौन सी मेटल की परत होती है जो यूज की जाती है इसमें। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम की जो होती है परत, द प्लेट सरफेस इज ऑफ्टन अ थिन एल्युमिनियम प्लेट wrapped टाइटली अराउंड अ सिलेंडर। तो एक सिलेंडर होगा, आपको मैंने बहुत सारे सिलेंडर बताए थे, रोटरी सिलेंडर है आपका, ब्लैंकेट सिलेंडर है, तो उसके उसके आसपास जो ब्लैंकेट सिलेंडर्स होगा, है ना, रोटरी सिलेंडर, उनके आसपास ऐसे चारों तरफ एक प्लेट लगा दी जाएगी, थिन प्लेट, उसको वो टाइटली रैप, मतलब
कस के लपेट दी जाएगी। तो उसको उसको प्लेट को जो होती है, जो प्लेट होती है वो एल्युमिनियम की होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब ये चीज़ याद रहेगी और उसके बाद में उसको घुमाने के बाद में उसकी नकल जो है या उसकी कॉपी छप जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मोस्ट लिथोग्राफिक इज कैरीड आउट एज ऑफसेट प्रिंटिंग। द इमेज ऑन द इंक प्लेट इज ट्रांसफर टू अ रबर सीट फ्रॉम द ब्लैंकेट टू पेपर। अब देखिए ब्लैंकेट सिलेंडर से क्या होता है, इंक ट्रांसफर होती है। तो कह रहा है अधिकांश लिथोग्राफिक ऑफसेट प्रिंटिंग के रूप में की जाती हैं। जो लिथोग्राफी है वो ऑफसेट प्रिंटिंग, एक ऑफसेट प्रिंटिंग का मैंने प्रोसेस बताया आपको, ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग में कैसे आपको मैंने वो रोलर बताया था, फाउंटेन इंक बताया था, और इनके बीच की जो पॉइंट होती है, निप पॉइंट को क्या कहते हैं, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। तो आप ध्यान से पूरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ऑफसेट प्रिंटिंग के रूप में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन, अधिकांश लिथोग्राफी ऑफसेट प्रिंटिंग के रूप में की जाती है। स्याही की प्लेट पर छवि को एक रबर सीट और कंबल से कागज़ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक ब्लैंकेट होता है, देखिए यहाँ पे कंबल थोड़ा सा गलत छप गया है। एक ब्लैंकेट मतलब वो इसका प्रतिरूप, एक सपोर्ट। तो उससे उसको जो सीट होती है रबर सीट, उसको इस सीट की वजह से, ये जो सपोर्ट सीट होगी ना, उससे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इंक को। तो क्या ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स? तो देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि मोस्ट लिथोग्राफी इज कैरिड आउट एज ऑफसेट प्रिंटिंग। जो अधिकांश लिथोग्राफी होती है वो ऑफसेट प्रिंटिंग के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जिसमें इमेज जो है इंक प्लेट की ट्रांसफ़र की जाती है रबर सीट पे फ्रॉम द ब्लैंकेट टू द पेपर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला द बैलेंस इन ऑफसेट लिथोग्राफिक प्रिंटिंग इज क्रिटिकल। ऑल्सो द यूटिलाइजेशन ऑफ द डैम्पिंग सिस्टम complicates the press and its operation and adds to its initial cost। देखिए ऑफसेट लिथोग्राफिक प्रिंटिंग में संतुलन महत्वपूर्ण है। क्या संतुलन महत्वपूर्ण, किसका? ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नम प्रणाली का उपयोग प्रेस उसके संचालन को जटिल बनाता है, इसकी प्रारंभिक लागत में भी वृद्धि करता है। तो क्या संतुलन, क्या ऑफसेट प्रिंटिंग में क्या चीज़ बैलेंस करना है, ऑफसेट लिथोग्राफिक प्रिंटिंग में क्या चीज़ बैलेंस करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्रिटिकल चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पता भी होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छप सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि इंक जो होती है उसका संतुलन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सही बात है ना, अगर आप पेपर पे, कोई भी पेपर पे प्रिंट कर रहे हैं और अगर आपकी इंक कम या ज़्यादा हो जाएगी तो क्या आपकी प्रिंटिंग सही आएगी? क्या नहीं आएगी ना दोस्तों। तो इसका सीधा सा आंसर है कि इंक, ठीक है, इंक डैश H2O, मतलब इंक और जो वाटर है उसका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दो हैं, मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, मतलब दो ऑप्शंस नहीं है, पर ये कह रहा है कि H2O में इंक की जो मात्रा है, मतलब जो इंक, जो कलर वगैरह यूज कर रहे हैं ना, उनका जो मिक्सचर है वो बहुत ही फिक्स होना चाहिए, क्रिटिकल बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो यूटिलाइज करेगा नम प्रणाली उपयोग में, और संचालन को भी जटिल बनाता है अगर इसको थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि must be designed especially for the system to be effective. The principal difference is that the vehicle that selected must give suitable rheological properties such as fairly high viscosity। कह रहा है इस प्रणाली के प्रभावी होने के लिए को विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। मुख्य अंतर यह है कि जिस वाहन का चयन किया गया है वह काफ़ी उच्च चिपचिपाहट जैसे उपयुक्त रियोलॉजिकल गुण प्रदान करता है। अभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये इतना लंबा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, इसको अगर मैं आपको अभी समझाऊंगा ना तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। देखिए
कह रहा है कि इस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए, मतलब स्पेशली करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, अच्छा करने के लिए को विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। किसको विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। और मेन डिफरेंसेस ये है कि जिस वाहन का, मतलब जिस प्रोसेस का, जिस चीज़ का हमने यूज किया, चयन किया, वह काफ़ी उच्च चिपचिपाहट, तो चिपचिपाहट किस में होगी, जैसे उपयुक्त रियोलॉजिकल गुण प्रदान करता है। तो देखिए, स्टील, एल्युमिनियम या कॉपर, किसी में चिपचिपाहट होगी क्या? आप मुझे बताइए, क्या स्टील का यूज करने, स्टील के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा, एल्युमिनियम या कॉपर का? पर इंक, यहाँ राइट आंसर जो है आपका वो इंक है। इंक को प्रभावी होना चाहिए, है ना दोस्तों। जो इंक यूज कर रहे हैं वो बेसिकली वर्क तो मोस्टली इंक का है ना। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम को रैप कर देते हैं सिलेंडर के आगे पीछे, पर वो इंक लेता है, फिर इंक दूसरे पेपर पे छपती है। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पर इंक है। तो दोस्तों इस प्रणाली को प्रभावी होने के लिए इंक को विशेष रूप से डिजाइन किया जाना चाहिए। ठीक है। मुख्य अंतर यह है कि जिस इंक का चयन, मतलब जिस इंक का चयन किया गया है वह काफ़ी उच्च चिपचिपाहट मतलब एधेसिव होगी, है ना। तो वो अच्छी विस्कस होगी, तो फैलेगी भी और चपके भी पेपर पे। ठीक है। और देखिए, विस्कस का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ सरफेस पे डाली तो वो उसी पॉइंट पे चपक रही है। और हो सकता है कोई इंक है ना, अगर मैंने एक पॉइंट पे, अगर मैंने मान लिया कि मैंने टेक्नीशियन स्पॉट का स्लोगन या ये TS छपवाया, ठीक है दोस्तों, तो पता चला कि मैंने रेड कलर्स पे रखा और S को ब्लैक कलर पे रखा। तो अगर इंक ब्लैक वाली या रेड वाली इधर उधर हो जाएगी, फैल जाएगी, विस्कस कम होगी, तो क्या होगा, ये मेरी प्रिंटिंग अच्छी नहीं आएगी ना। मतलब इंक फैलनी भी नहीं चाहिए, अच्छी चिपचिपाहट हुई नहीं चाहिए, सही से चपक जानी चाहिए और विस्कस गुड होना चाहिए दोस्तों। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी आई होप आपको मैक्सिमम 20 से 30 क्वेश्चन, देखिए अभी मैंने 10 ही क्वेश्चन कहा है, पर 20 से 30 क्वेश्चन आपके कवर अप हो गए होंगे। आज एक वीडियो एक बार देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा इस वीडियो को देखने की भी, क्योंकि आपको मैंने इतने अच्छे से कवर अप करा दिए हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करना मत भूलें। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डॉट गेन इज इन द मिड टोन इज सेड टू बी अबाउट लोअर देन कन्वेंशनल लिथोग्राफी। पारंपरिक लिथोग्राफी की तुलना में मिड टोन में डॉट गेन को लगभग कम कहा जाता है। तो कितने % डॉट गेन को कम कहा जाता है, किसमें, कन्वेंशनल लिथोग्राफी की तुलना में। तो मिड टोन में डॉट गेन को कितने % कम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों, 30% कम कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं अभी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो इस तरीके की आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा टाइम टू टाइम, और बहुत सारी वीडियोस लेके आ जाऊंगा। बहुत मैक्सिमम मेरा एक फ्लो है, या मेरा एक पैटर्न है कि आपको उतने क्वेश्चंस दूं जो आपके एग्ज़ाम में आए। बहुत ज़्यादा मटेरियल या ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा मटेरियल दे दूँ जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा तो आपको याद भी रहेगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।